नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और हम आज डिस्कस करेंगे 3 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित कुछ बिंदुओं के बारे में। इस क्लास के करंट अफेयर्स नोट्स आपको कंबाइंडली 15-15 दिनों के अंतराल पर 15 दिनों की एक साथ जो PDF हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है PM स्वनिधि योजना। 1 जून 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए क्रेडिट राशि मंजूर कर ली है। PM स्वनिधि या PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो कि 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी, जो कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रभावित हो चुकी थी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा और स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष की अवधि के भीतर मासिक किस्तों के रूप में इस राशि को पुनः लौटाएंगे। और यदि कोई लाभार्थी इस राशि को निर्धारित तिथि से पहले या समय से पहले अगर इसका भुगतान कर देता है तो उसे इस योजना के तहत 7% वार्षिक ब्याज की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जो कि उन्हें DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर उसके बैंक खाते के अंदर जमा कर दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और यह योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज की घोषणा के दौरान की थी। इस योजना के लाभ क्या होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस योजना का सबसे पहला लाभ है कि इस योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा, जिसमें मुख्य रूप से जो ठेले और रेहड़ी पटरी वाले जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए इस योजना को तैयार किया गया है। इसके माध्यम से छोटे व्यापारी जो कि कोविड-19 के कारण काफ़ी प्रभावित हुए थे, उनके प्रभावित हुए व्यापार को पुनः शुरू करने में उन्हें सहायता मिलेगी और इससे डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार छोटे व्यापारियों के बीच में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, जिसके तहत ऋण चुकाने के लिए डिजिटल पेमेंट करने वाले लाभार्थियों को हर माह कैशबैक की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे कि अधिक से अधिक डिजिटल बैंकिंग को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत सरकार ने 14 खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP बढ़ा दिया है। 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ की फसलों के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर 53 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और वर्ष 2020-21 के लिए इसका जो MSP है वो 1,868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा दाल, ऑयल सीड और अनाज की दरों के अंदर भी वृद्धि की गई है। कपास की जो MSP है उसे 5,225 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 5,515 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और अन्य फसलों के लिए जो MSP की वृद्धि है वो निम्नानुसार है, जिसके अंतर्गत नाइजर सीड की जो MSP है उसमें 755 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा तिल में 370 रुपये, सोयाबीन में 170 रुपये, सूरजमुखी के बीज में 235 रुपये और मूंगफली में 185 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा उड़द के अंदर 300 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग में 146 रुपये, तुअर में 200 रुपये, मक्का में 90 रुपये, रागी में 145 रुपये, बाजरा में 150 रुपये और ज्वार में 70 रुपये प्रति क्विंटल की MSP में वृद्धि की गई है। इस प्रकार से MSP में वृद्धि करने से किसानों को इसका सीधा लाभ मिल पाएगा और उनको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा। मंत्रिमंडल ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर MSP की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे PM आशा भी कहा जाता है,
उसके माध्यम से भी किसानों की मदद की जाएगी। अब पीएम आशा जो योजना है इसके अंदर 3 उपयोजनाएं शामिल हैं, जैसे कि मूल्य कमी भुगतान योजना, मूल्य समर्थन योजना और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना। इस तरह से 3 योजनाएं इसके अंतर्गत शामिल की गई है। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके माध्यम से और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने के अंदर मदद करना है। यह मार्केट दिन के दौरान 48 नीलामी सत्र आयोजित करेगा और जो बोली सत्र बंद होगा उसके 1 घंटे के भीतर में बिजली वितरित की जाएगी। यह बेहतर तरीके से बिजली आपूर्ति की ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा जो हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो रियल टाइम एनर्जी मार्केट जो है वह ग्रिड संचालकों को नए सिरे से संपर्क बढ़ाने में मदद करता है, जो कि डिस्कॉम को इंटरमिटेंसी की जो अपनी चुनौतियां हैं उसका प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करता है, जो कि नवीकरण से जुड़ी हुई है अर्थात नवीकरणीय जो ऊर्जाएं हैं उनसे संबंधित है। आरटीएम अर्थात रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट डिस्कॉम को पूर्व अनुमान लगाने और हरित ऊर्जा को शेड्यूल करने के अंदर भी मदद करेगा और इसके साथ ही भारत को 175 गीगावाट का जो लक्ष्य 2022 के लिए रखा गया है उसे प्राप्त करने के अंदर भी यह आरटीएम मदद करेगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में जानते हैं तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से जिसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एंड रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC के द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका नियंत्रण CERC के हाथ में होता है। यह 2008 के अंदर शुरू किया गया था और इस एक्सचेंज में विभिन्न प्लेटफॉर्म प्रतिभागी हैं, जिनमें से बिजली उत्पादक शामिल हैं और इसके अलावा राज्य बिजली बोर्ड, बिजली व्यापारी और ओपन एक्सेस उपभोक्ता। इस प्रकार से ये इसके सहभागी ये विभिन्न जो प्लेटफॉर्म इसके सहभागी हैं। अब हम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बारे में बात करते हैं तो यह एक वैधानिक निकाय है जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था। साथ ही यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। यह अर्धन्यायिक निकाय एक गैर न्यायिक निकाय है जो कि कानून की व्याख्या भी कर सकता है, अर्थात इससे संबंधित जो नियम है उनकी व्याख्या करने में यह सक्षम भी है, इसे अधिकार दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की परिभाषा में बदलाव को मंजूरी दी है। 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME की परिभाषा में किए गए बदलावों को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs में किए जा रहे परिवर्तनों के बारे में घोषणा की थी और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आवंटित आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की थी। अब जो नई परिभाषा बनाई गई उसके अंतर्गत जो 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले जो MSME हैं उन्हें माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक के जो वार्षिक टर्नओवर वाले MSME हैं उन्हें लघु इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार से सूक्ष्म और लघु यूनिट्स हैं उन्हें परिभाषित किया गया है। अब हम बात करते हैं मध्यम इकाइयों के बारे में। तो मध्यम इकाइयाँ जिनके अंदर 50 करोड़ रुपए के निवेश और साथ ही 250 करोड़ रुपए तक की वार्षिक टर्नओवर वाले जो MSME हैं उनको मध्यम इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार से ये इन 3 कैटेगरीज को अलग अलग जो रेंज है उसमें परिभाषित किया गया है। इसके महत्व के बारे में बात करते हैं तो इस परिभाषा के में जो परिवर्तन है उसका जो मुख्य उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और व्यापार करने में जो आसानी उसके अंदर सुधार करना और नौकरी पैदा करना, ये सभी इसके प्रभाव होंगे। देश में 60 मिलियन से अधिक MSME है जो भारत की GDP में 29% का योगदान देते हैं, अर्थात 1/3 के लगभग हम इसे कह सकते हैं, 1/3 से थोड़ा सा कम रहता है और साथ ही 110 मिलियन नौकरियां भी ये प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से MSME का भारत के जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक बृहत योगदान रहता है। साथ ही MSME भारत के कुल निर्यात के अंदर 48% का योगदान भी देते हैं। इसलिए MSME क्षेत्र को जीवित रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे भारत का जो निर्यात है वह प्रभावित हो सकता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो निर्यात प्रभावित होगा और निर्यात किसी भी देश के जो आर्थिक स्थिति है उसका आकलन करने के अंदर एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। कोविड-19 के कारण जो लगाया गया लॉकडाउन था उसने MSME को बुरी तरह से प्रभावित किया। इस प्रकार से परिभाषा में बदलाव करने से MSME क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के अंदर मदद मिल पाएगी।
इसके तहत जो किए गए अन्य उपाय हैं उनके अंतर्गत हम बात करें तो जैसे हमने पहले बात की किसान स्वनिधि योजना, जिसके माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट, हमने पिछले ही टॉपिक में बात की कि 14 खरीफ की फसलों को की जो एमएसपी है उसको भी बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी गई है। यह भी इसी एमएसएमई के अंतर्गत ही कार्य किया गया है। भारत सरकार निर्यात में शामिल जो एमएसएमई है उनमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत सरकार ने व्यथित परिसंपत्ति निधियों के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इन फंड्स का जो उपयोग है वह एमएसएमई को 75 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अगला टॉपिक है लोकसभा के नियम 266 और 267। ये लोकसभा के नियम हैं। तो क्यों चर्चा में है? क्योंकि राज्यसभा सचिवालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैनल की बैठक में शामिल होने के लिए गृह मामलों की जो स्थायी समिति है उसके सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल होने की अनुमति से इनकार किया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अनुमति अगर दी जाती है तो उससे गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है और इस तरह के आयोजनों में अकेले बैठे सदस्य की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हुए सदस्य के साथ में वहाँ और भी कोई उपस्थित हो सकता है, जिससे कि गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। क्या है लोकसभा का नियम 267 और 266? तो नियम 267 ये कहता है कि समिति की जो बैठकें हैं वह संसद भवन के अंदर ही की जाएंगी। हालांकि जो इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास यह पावर होती है कि वे उस बैठक का स्थान बदल सकते हैं। साथ ही नियम 266 क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जो सभी समिति की बैठकें हैं निजी तौर पर आयोजित की जानी चाहिए, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती हैं। साथ ही यह अनिवार्य है कि समिति की बैठकों में सरकार के द्वारा साझा की गई जो जानकारियां हैं उनकी गोपनीयता की रक्षा की जाए, यानी उनको सीक्रेट रखा जाए, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। इसीलिए तर्क दिया गया कि जब समिति के सदस्य विभिन्न संस्थानों में कार्य करते हों तब आवासीय बैठकों में गोपनीयता की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह अनुमति उन्हें नहीं दी गई है। चालू वित्त वर्ष में भारत में 2% आर्थिक संकुचन का अनुमान लगाया गया है। यह एक रिपोर्ट के अंदर खुलासा किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है, इससे आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर यह बात बताई है और उसने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की जो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है, उसमें 2% के संकुचन का अनुमान जताया। साथ ही बोफा सिक्योरिटीज़ ने यह अनुमान लॉकडाउन के मध्य जुलाई तक खींचने और आर्थिक गतिविधियों के अगस्त से फिर शुरू होने के आधार पर लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की इकोनॉमी के सिकुड़ने का अनुमान जताया है। केंद्र सरकार ने इकोनॉमी के कुछ हिस्सों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है, जो कि एक सकारात्मक पहल है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा मोनिका, वंदना कटारिया और हरमनप्रीत सिंह को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। रानी रामपाल के अलावा तुषार खांडकर और आरपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा कोच रोमेश पठानिया और बीजे करियप्पा को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब हम रानी रामपाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रानी रामपाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो अवधि है वो जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 के बीच की रखी गई है, यानी 4 वर्षों की ये जो अवधि है। और इस अवधि के दौरान रानी रामपाल ने 2017 में महिला एशिया कप जीतने वाली टीम का नेतृत्व किया था, जिनका फाइल फोटो आप इसमें देख पा रहे हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में टीम ने 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर कप जीता था और उन्होंने 2019 के अंदर FIH ओलंपिक क्वालिफायर में प्रवेश करने के लिए टीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्हीं के निर्णायक गोल ने भारत को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में मदद की थी और उन्होंने 2016 के अंदर अर्जुन पुरस्कार जीता और साथ ही 2020 के अंदर वे पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित की गई थी। वह पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में जिन्हें नॉमिनेट किया गया है।
इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है और बारी है हमारी आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च यानी ICCR के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है, योजना का नाम है माई लाइफ माई योगा। यह प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च यानी भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद ICCR के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता लॉन्च की है। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करवाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस कंपटीशन में जो छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो अब मनाया जाएगा उसमें भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। विश्व भर से कोई भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सकता है और इसके लिए प्रतिभागी को आसन, बंध, प्राणायाम या मुद्रा जैसे यौगिक अभ्यासों का 3 मिनट का एक वीडियो अपलोड करना होगा और उन्हें यह भी बताना होगा, यह संदेश इसके अंदर डालना होगा कि किस प्रकार से यौगिक प्रथाओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया है और योग का महत्व उन्हें समझाना है। तो इस प्रकार से आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन और ये अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है जो है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए मुद्रा शिशु ऋण के तहत अधिकतम कितने रुपए का ऋण देने की घोषणा की गई है? इसका जवाब आपको हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के देना है। साथ ही आप अपने अमूल्य सुझाव और अपने फीडबैक्स भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।